अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मुझे एक लहजे की देर होती तो राइफ़ल से निकलने वाली गोली शब्बीर को चाट जाती। मैंने जस्त लगाई और पहलू की तरफ से राइफ़ल के ऊपर गिरा। एक धमाके से गोली कच्ची ज़मीन में गई। मैंने राइफ़ल बरदार के मुंह पर सर की टक्कर रसीद की और वो टकराता हुआ पराली के ढेर पर जा गिरा। उसकी राइफ़ल मेरे नीचे दबी रह गई थी। पराली में जैसे स्प्रिंग लगे हुए थे, वो गिरते ही उछलकर मेरी तरफ आया। इस मर्तबा उसके हाथ में शिकारी चाकू था। ये एक फुर्तीले शख्स का निहायत ज़ोरदार हमला था। मैं बमुश्किल खुद को बचा सका, फिर भी एक अंगारे जैसा कट मेरे बाजू पर आ गया। हमला आवर चिंघाड़ता हुआ फिर मेरी तरफ आया। इस दफ़ा मैंने पीछे हटकर दंदानेदार चाकू का वार बचाया और वज़नी राइफ़ल इतनी ताकत से उसके थोबड़े पर मारी कि वो मुर्दा छिपकली की तरह ज़मीन बोस हो गया। शब्बीर ने उसे छाप लिया और मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। लड़ाई के दौरान में ही उस शख्स का ढाटा खुल गया था। वो अजनबी था, मगर उसके चेहरे मोहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो मोखलों में से है। टीले पर से मैंने जो गोली चलाई थी वो उस ग्रांडियल शख्स की रान पर लगी थी और अभी तक अंदर ही थी। थोबड़े पर राइफ़ल की शदीद ज़रब ने उसे नीम बेहोश कर दिया था। फिर भी एहतियातन उसकी मुश्कें कस दी गई थीं। बेगम बिल्किस के फूफा अनवर अली ने कहा, बेटा जी, मुझे ख़तरा है कि कहीं ये लोग और बंदों के साथ पलट कर ना आ जाएं। मुझे नहीं लगता जी कि अब ये इतनी जल्दी ऐसी हिम्मत करेंगे। फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। तुम बिल्किस को लेकर फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर यहाँ कोई मामला हुआ तो हम संभाल लेंगे। हाँ जी, आप गाड़ी पर निकल जाएं यहाँ से, शब्बीर ने भी मशवरा दिया। 1-2 मिनट के अंदर ये तय हो गया कि बेगम बिल्किस को यहाँ से निकाल लेना चाहिए। बेगम बिल्किस और दीगर औरतें अभी तक हवेली के अंदरूनी कमरों में थीं और उन्हें बाहर होने वाले हंगामे की नोयत का ज़्यादा इल्म नहीं था। मैंने अनवर अली साहब से भी कह दिया कि वो बाहर के हालात की खबर बेगम बिल्किस को ना दें और उन्हें यह भी पता ना चले कि हमला आवर उनके लिए आए थे। मेरे ज़ख्मी बाजू पर 2 साथियों ने अच्छी तरह पट्टी बांध दी। मैं खून आलूद कमीज़ के साथ बेगम बिल्किस और ताजो वगैरह के सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने अनवर अली साहब से एक साफ़ कमीज़ मंगवा ली। 8-10 मिनट बाद सूफ़ी असलम, ताजो, बेगम बिल्किस, शब्बीर और मैं गाड़ी पर नकोवाल से निकल रहे थे। ये हमारी अपनी जीप नहीं थी। एहतियातन हमने गांव में ही मौजूद एक दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की थी। ये गहरे ब्राउन रंग की टोयोटा मार्क 2 थी। ये नहायत ढीठ गाड़ी कच्चे रास्तों पर जीप ही की तरह चलती है। नक्कोवाल से निकलने से पहले मैंने एक और काम किया था। हमारी जीप की नशिस्तों के नीचे 4 राइफ़लें छुपी हुई थीं। उन राइफ़लों के करीबन 200 राउंड भी नशिस्तों के नीचे ही मौजूद थे। मैंने एहतियात के तौर पर यह असलहा अपने साथियों के हवाले कर दिया था। सूफ़ी असलम ड्राइवर था, मगर उसकी जगह ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली। असलम और शब्बीर मेरे साथ वाली नशिस्त पर सिमटा कर बैठ गए थे। बेगम बिल्किस और ताजो पिछली नशिस्त पर थीं। ये सपहर 2:30-3 बजे का वक्त था, मगर बादलों की वजह से शाम लग रही थी। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। जब तक हम गोरे के से 5-6 मील आगे नहीं निकल आए, ज़बरदस्त तनाव में रहे। आगे जो 1-2 गाँव थे वो एक तरह से जागीर के हम ख्याल थे। हमारा अब तक का सफ़र बिल्कुल खामोशी से कटा था। बस मैं और शब्बीर आपस में कभी कभी कोई मध्यम सरगोशी कर लेते थे। बंद गाड़ी में मैं बेगम बिल्किस के जिस्म की खुशबू और सांसों की महक महसूस कर रहा था। काश कोई ऐसी सूरत होती कि इस गाड़ी में हम अकेले होते। अचानक थरथराहट के साथ गाड़ी एक तरफ को झुकती चली गई और रुक गई। टायर पंक्चर हो गया था, सूफ़ी असलम ने कहा। हमने नीचे उतर कर देखा, टायर पंक्चर था। डिक्की खोली तो फालतू टायर भी हवा से खाली था। कोई दुकान है यहाँ? मैंने पूछा। पुरानी पुली के पास है। तो फिर जल्दी करो, बस आना और जाना हो। सूफ़ी असलम टायर लेकर फ़ौरन रवाना हो गया। पुरानी पुली ज़्यादा दूर नहीं थी, 10-15 मिनट का पैदल रास्ता था। बेगम बिल्किस और ताजो गाड़ी में बैठी रहीं। मैं और शब्बीर दरख्तों में चले गए। यहाँ एक तरफ पुख्ता छत सी नज़र आ रही थी। शब्बीर ने बताया कि ये 65 की जंग का पुराना मोर्चा है। हम कंक्रीट से बने हुए ज़मीन दोज़ मोर्चे में जाकर बैठ गए। मार्क 2 सामने नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी का यूं रास्ते में खड़े रहना और बेगम बिल्किस का उसमें बैठे रहना मुनासिब नहीं।
وہ کسی کی نظر میں آ سکتی تھی۔ میں نے جا کر ان سے کہا، بیگم جی بہتر ہے آپ درختوں میں آ جائیں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور تاجوں کے ساتھ گاڑی چھوڑ کر مورچے میں آ گئیں۔ میں نے بیگم بلقیس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر ایک چھوٹے سے تھڑے پر بچھا دی۔ کچھ پتہ چلا یہ کون بندے تھے؟ بیگم بلقیس نے حملہ آوروں کے متعلق پوچھا۔ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جی، کسی کی جان کا نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں جی، اللہ کا شکر ہے، حالانکہ کافی دیر گولی چلی ہے، بس 2-4 بندے زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں پوری تفصیل بتائی۔ میرے حشاش لہجے اور بے پرواہ انداز نے بیگم بلقیس کی پریشانی بھی کم کر دی۔ اسی دوران میں صوفی اسلم ٹائر لے کر آ گیا۔ وہ ٹائر بدلنے میں مصروف ہوا تو شبیر بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ بادل ایک بار پھر گھر کر آ گئے تھے۔ شام سے کافی پہلے ہی اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ گاہے بگاہے درختوں سے اوپر ابر آلود سرمئی آسمان پر بجلی بھی تڑپتی تھی۔ اسی دوران میں بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بڑا رومانی سا موسم ہو گیا۔ بیگم بلقیس نے شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، یہ جمعرات کی جھڑی ہے، لگتا ہے کئی دن تک چلے گی۔ تاجوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوا تھا کہ تاجو صرف ایک ملازمہ نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں، شاید ہر معاملے میں بیگم بلقیس کی رازدار بھی ہے، ایک گہری سہیلی جیسی۔ اس موقع پر بھی تاجو نے ایسا ہی کردار ادا کیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے وہ ایک کالی چھتری اندر سے نکال لائی تھی۔ یہ کافی بڑی چھتری تھی۔ بارش شروع ہوئی تو ٹائر بدلنے میں مصروف صوفی اسلم اور شبیر بھیگنے لگے۔ تاجو بولی، میں ان پر چھتری کرتی ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب اس ملگجی تنہائی میں میں اور بلقیس تنہا تھے۔ تنہائی کے وہ لمحے جن کے لیے میں ایک مدت سے ترس رہا تھا اور جو اچانک قیمتی موتیوں کی طرح میری جھولی میں آن گرے تھے۔ انٹرکام پر ہوتی رہنے والی بے باک گفتگو نے میرے اندر حوصلہ بھر دیا تھا۔ میں نے پیاسی نظروں سے بیگم بلقیس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس تنہائی کو اور میری پیاس کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئیں۔ میں قریب پہنچا تو انہوں نے لاچاری سے کہا، نہیں خاور، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مزاحمتی فقرہ بڑا کمزور تھا۔ اس کمزوری نے مجھے مزید حوصلہ دیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور اپنا چہرہ ان کے قریب تر کر دیا۔ خاور دیکھو، تم مجھے توڑ رہے ہو، وہ منمنائیں۔ انہوں نے ذرا سا ٹھٹک کر خود کو میری وارفتگی کے حوالے کر دیا۔ یہ جادوئی لمحے تھے۔ ہم دونوں مورچے کی نیم تیرگی میں کھڑے تھے۔ وہ میرے تیز بہاؤ کا سامنا کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ گاڑی کی طرف بھی نگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا بلقیس، میں نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد تاجو مورچے کی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے لباس کی شکنیں درست کرنے لگیں۔ ان کا چہرہ گلاب اور آنکھوں کے سرخ ڈورے اتنے نمایاں تھے کہ تاریکی میں بھی نظر آ سکتے تھے، اور یہی وقت تھا جب بیگم بلقیس کی نظریں میرے بازو پر پڑیں۔ فرط محبت میں مجھے اپنے زخمی بازو کا کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ زخم کا منہ کھل گیا اور خون تیزی سے رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا خاور؟ وہ گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں، ذرا سا کٹ لگ گیا تھا، میں نے کہا۔ ان کی خوبصورت آنکھیں محبت بھری ناراضگی سے بھر گئیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بہت کچھ کہہ بھی دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ رات تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ نکووال میں حملہ کرنے والے ڈھاٹا پوشوں کا نشانہ بیگم بلقیس ہی تھی۔ بیگم بلقیس پر حملہ یا ان کو اغوا کرنے کی کوشش کوئی معمولی کارروائی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ ہمیں غلط اطلاع دے کر گاؤں سے فارم کی طرف دوڑایا گیا اور انور علی کے گھر پر حلہ بول دیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بیگم بلقیس بال بال بچی تھیں۔ یہ واقعہ یوں کچھ اور بھی سنگین ہو گیا کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والا ایک بندہ رات گئے ڈسکا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ یہ انور علی کے ملازموں میں سے تھا۔ نکووال والے واقعے کا شدید ترین رد عمل ہوا۔ اگلے روز صبح سویرے راجوال میں ایک بڑا اکٹھ ہوا۔ والی جی کے حمایتی بہت سے چودھری، زمیندار اور کرتا دھرتا اکٹھے ہوئے۔ پولیس کی نمائندگی رانا شبیر کر رہا تھا۔ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ ناکام کارروائی موکھل پاشا کی طرف سے کی گئی ہے۔ تصویروں والے واقعے کے بعد وہ یقیناً اندر ہی اندر لاوے کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک بڑا ہاتھ مارنے کا فیصلہ کیا تھا اور براہ راست والی جی کی عزت پر حملے کی کوشش کی تھی۔ مگر موکھل جو بات کہہ رہے تھے وہ مختلف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نکووال میں فائرنگ کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں،
उन्होंने जो कुछ किया अपने तौर पर किया। उनका सरगना बहराम मोखल नाम का बंदा है और वो एक दूसरे गांव का रहने वाला है। साफ पता चलता था कि इस नाकाम कार्रवाई के बाद मोखल अपने सर से बलाल टालने की कोशिश कर रहे हैं और बहराम नामी बंदे को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। जो बंदा नक्कोवाल में मेरी गोली से ज़ख्मी होकर पकड़ा गया था उसे राजवाल लाया गया था। उसने अपना नाम कुतुब बताया और अपनी रिहाइश डस्के के एक करीबी पिंड में बताई। उसने ये भी कहा कि वो बहराम के साथ आया था। बहराम ने उसे मुआवजे के तौर पर 2000 रुपये और पक्की राइफ़ल देने का वादा किया था। कुतुब का कहना था कि उसका मकसद सिर्फ वाली जी की बीवी के जेवर हासिल करना था, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि वो बाहर निकलते वक्त बहुत सा सोना पहने होती हैं। कुतुब को पुलिस के हवाले किया गया। उससे मारपीट हुई और उसने अपने 3-4 मज़ीद साथियों के नाम बताए। उनमें से 2 पकड़े गए, बाकी 2 बहराम मोखल की तरह रूपोश थे। उनमें से किसी का ताल्लुक़ गोरेके से नहीं था। गालिबन मोखलों ने यह एहतियात की थी कि नक्कोवाल पर हल्ला बोलने वालों में से किसी का नाता छोटे और बड़े मोखल से साबित ना हो। कोशिश के बावजूद अभी तक उस बंदे का सुराग भी नहीं लग सका था जिसने मुल्तानी को वाली जी पर हमले की गलत इतला दी थी। बहरहाल इस संगीन वाक़े के बाद दोनों बरादरियों में रंजिशें उरूज पर पहुंच गईं। पुलिस को बजा तौर पर नक्शे अमन का ख़तरा था। पुलिस हुकाम ने दफ़ा 107 के तहत दोनों तरफ से असलहा जमा कर लिया और दोनों तरफ के 14-15 बंदे भी हिरासत में ले लिए। मोखलों की तरफ से गिरफ्तार होने वालों की तादाद ज़्यादा थी। नक्कोवाल में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और फायरिंग की रिपोर्ट भी अलहदा से दर्ज कर ली गई थी। उसमें मेरा नाम भी शामिल था। बहरहाल ये सब कुछ वहाँ के माहौल का हिस्सा था और लोग ज़्यादा देर तक इस सनसनी का असर नहीं लेते थे। इन चक्रों में 10-15 रोज़ तक बेगम बिल्किस से बात नहीं हो सकी। आखिर एक रात हमारा राब्ता हुआ। बेगम बिल्किस अफसुर्दा और खामोश थी। इस अफसुर्दगी की एक वजह तो नक्कोवाल वाला वाक़या थी। बेगम बिल्किस को अब मालूम हो चुका था कि नक्कोवाल में उनको ही निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरे, वो वाली जी के लिए परेशान थी। उनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती जा रही थी। बेगम बिल्किस की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें मजबूर करूं और लाहौर या गुजरांवाला जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। वो बोली, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो खावर, तुम्हारे साथ मिलकर उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है। कैसे वक्त दूं? मैं हवेली के अंदर नहीं आ सकता और वो हवेली से बाहर बहुत कम निकलते हैं। मर्दाने में उनसे मिल लिया करो। मर्दाने में भी तो कम ही आते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि हमारे दरमियान सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। हम पहले जैसे हो जाएं, दिमाग पर कोई बोझ ना हो, कोई पाबंदी ना हो। उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में कहा, आप जानती हैं बिल्किस, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये मुमकिन नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ठीक कर लूँगी, बिल्कुल ठीक। बस यही एक काम है जो आप नहीं कर सकती। यकीन करें कि नहीं करती। उन्होंने तेज़ी से मेरी बात काटी। हम दोनों मुस्कुरा दिए। गुफ्तगू की संजीदगी कम हो गई। मैंने उनसे उस हार के बारे में पूछा जो कभी तोहफे में दिया था। उन्होंने बताया कि वो बहुत दूर संभाल कर रखा हुआ है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो बस एक बार मुझे वो हार पहना कर दिखा दें। उन्होंने इकरार किया, ना इनकार। मैंने आखिरी मुलाकात का जिक्र छेड़ दिया जो चंद रोज़ पहले हुई थी। तुम बहुत गलत हो खावर, उन्होंने तादीबी अंदाज में कहा। आप मुझे गलत कर देती हैं तो ठीक है, अब मैं पर्दा किया करूँगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्किस कितने बरस हो गए हैं, क्या हमें पूरी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी वक्त ऐसा नहीं मिल सकता जो हम अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें, मुकम्मल तन्हाई में, मुकम्मल सुकून में। इतनी बड़ी ज़िंदगी में से सिर्फ थोड़ा सा वक्त, एक आधा घंटा। मैं फिर वही बात कहूँगी खावर, मोहब्बत सब कुछ हासिल कर लेने का ही नाम नहीं। लेकिन फिर ये उम्मीदें, ये ख्वाहिशें दिल में क्यों जागती हैं? ये किसने पैदा की है? ये कुदरत ने ही पैदा की हैं। हमने कोई साजिश तो नहीं की बिल्किस, ये सब खुद ब खुद हुआ है ना। और कुदरत गलत तो नहीं कर सकती ना। लेकिन कुदरत ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तरीके भी तो बताए हैं। जो कुछ हमारे दरमियान है, दुनिया उसे कबूल नहीं कर सकती। कोई कबूल नहीं कर सकता। वो अनपढ़ थी, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखों से ज़्यादा मनतकी बातें करती थी। तो फिर क्या होना चाहिए? मेरे लहजे में संजीदगी गहरी हो गई। मुझे नहीं पता, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। देखो,
تم بات کو کدھر سے کدھر لے گئے ہو؟ میں تم سے والی جی کی بات کر رہی تھی، تم انہیں کسی طرح لاہور لے جاؤ پلیز۔ واہ، آپ تو انگریزی بولنے لگی۔ بھائی تمہارے شاگرد کی شاگرد ہوں، اتنی انگریزی تو بول ہی سکتی ہوں۔ یعنی حامد کی شاگرد ہیں؟ بس آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر استاد پکڑنا تھا تو کوئی اچھا سا پکڑتی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس قیمتی مشورے کا شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور گفتگو کا رخ ایک بار پھر والی جی کی طرف موڑ دیا۔ اگلے روز ایک مقدمے کی پیروی پر میں لاہور گیا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔